हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। चलिए मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कि दो व्यक्ति है। ये है पहला व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम है 1,00,000 रुपए और ये है दूसरा व्यक्ति जिसकी मंथली इनकम है 32,000 रुपए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मुझे आप ही बताइए कि दोनों में से अमीर कौन है। अब आप बोलेंगे ये भी कोई पूछने की बात है, सिंपल सी बात है। 1,00,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति इस 32,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति से अधिक अमीर है। तो मुझे पता है यही होगा अधिकतर लोगों का उत्तर। अब मैं यहाँ पे आपको ये बात कह देना चाहता हूँ कि केवल आप किसी भी व्यक्ति के इनकम को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब है और कौन कितना मध्य वर्गीय है। ऐसा क्यों, इस बात को समझिए। यदि ये व्यक्ति महीने का 1,00,000 रुपए कमा रहा है और इस व्यक्ति का खर्चा है 1,10,000 रुपए और ये व्यक्ति महीने का केवल 32,000 रुपए ही कमा रहा है और इसका खर्चा है महीने का केवल 25,000 रुपए, तो ऐसे केस में ये व्यक्ति अमीर कहलाएगा, ना कि ये व्यक्ति। अगर ये व्यक्ति अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करता है, अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता है, तो ये व्यक्ति लंबे समय में आर्थिक तंगी में फंस जाएगा। भले ही इसकी इनकम अच्छी दिख रही हो 1,00,000 रुपए, लेकिन बिना अच्छे से अपने पैसे को मैनेज किए ये व्यक्ति आर्थिक तंगी में फंसेगा ही फंसेगा। क्योंकि केवल अच्छे पैसे कमा लेने से ही किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी तब होती है जब वो अच्छे से अपने पैसे को मैनेज करता है, भले ही वो बहुत ही कम पैसे कमा रहा हो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर ये व्यक्ति महीने का केवल 32,000 रुपए ही कमा रहा है और खर्च कर रहा है केवल, यानी कि टोटल खर्चे के हो रहे केवल 35,000 रुपए ही, तो उसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर रहा है। और ये व्यक्ति अगर लंबे समय में अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर भी रहा है ना, तो केवल 32,000 रुपए की सैलरी से ही ना ये लॉन्ग टर्म में ना इस व्यक्ति से अमीर बन जाएगा, जो महीने के 1,00,000 रुपए कमा रहा है और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर रहा है। अब ये 32,000 रुपए वाला इंसान कैसे अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करके लंबे समय में इस 1,00,000 रुपए वाले इंसान से, जो अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं कर रहा है, इससे अमीर बन जाएगा। इस वीडियो में आप इसी चीज को अच्छे से समझने वाले हैं। इस बात को आप अच्छे से एकदम पूरे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि भारत में कई लोगों की सैलरी 1,00,000 रुपए नहीं है। अधिकतर लोगों की सैलरी आपको इतने रुपए के अंदर ही दिखेगी। ठीक है ना। 25,000, 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, इसी रेंज में आपको अधिकतर लोगों की सैलरी दिखेगी। तो मैं इसी रेंज को लेकर आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपने लिए एक अच्छी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, यानी कि कम पैसे कमाने के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे। इसी चीज को आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा ना, बहुत ही डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है ना। इसलिए मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक अच्छे से बिना स्किप किए जरूर से देखिएगा। वीडियो मैं जानता हूँ कि लंबा है, लेकिन इस वीडियो से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है ना। इस वीडियो से आप एक ऐसी चीज सीख जाओगे ना, जिससे कि कम पैसे कमाने के बावजूद भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो अगर आपके साथ ऐसा होगा तो क्या इसके लिए आप थोड़ा समय नहीं निकाल सकते हैं? अपनी नोटबुक और अपने पेन को लेकर के बैठिए कि मैं आपको जो भी बताऊं उसे आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर पाए और उस चीज को प्रैक्टिकली आप अपने लाइफ में अप्लाई करके एक अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन वाली जिंदगी को पाए। और यदि आपके पास समय की कमी है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो मात्र केवल 32,000 रुपए की सैलरी से एक अच्छी आर्थिक स्थिति को कैसे प्राप्त करना है, आइए इसे समझते हैं। इसलिए मैं आपसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया करके आप अपनी पेन और अपनी नोटबुक लेकर के बैठे कि मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीजें अभी आपको समझाने वाला हूं उससे आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। क्योंकि केवल 32,000 रुपए की सैलरी से एक अच्छी आर्थिक स्थिति को पाना मतलब उतना भी आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल तो है और इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए मेहनत कीजिए और अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। ठीक है ना। और इस वीडियो में अपना समय और अपना ध्यान दोनों लगाइए। तो मैं यहाँ पे केवल 32,000 रुपए की सैलरी की बात क्यों कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आइए 32,000 रुपए की सैलरी से एक अच्छी पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 50,000 या 1,00,000 रुपए क्यों नहीं लिया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत देश की जो एवरेज सैलरी है वो लगभग 32,000 रुपए के आसपास है।
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप पूरे भारत देश की जो जनसंख्या है, अगर आप सबकी सैलरी का औसत निकालते हैं तो वो लगभग 32,000 रुपए के आसपास ही आता है। इसलिए मैंने 32,000 रुपए को एज एग्जाम्पल लिया है कि आइए केवल इसी सैलरी से हम पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करते हैं, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर में ये फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका वास्तविक अर्थ को हम समझते हैं। समझिए, हमारे ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिन्हें हमें पता है कि भविष्य में हम उन खर्चों को करेंगे। वो कौन से खर्चे होते हैं? जैसे कि आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भविष्य में आप कोई गाड़ी लेंगे, कोई कार लेंगे या फिर कोई मोटरसाइकिल लेंगे, ठीक है ना, या फिर आप कहीं घूमने के लिए जाएंगे, आप कोई चीज़ खरीदेंगे, ठीक है ना, आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हो सकते हैं, उनकी फिर शादी के खर्चे हो सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें हमें पता है कि भविष्य में हम करेंगे, ठीक है ना। और फिर कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो हमें तुरंत तत्काल करने होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल यानी कि मेडिकल का खर्चा। अब वो खर्चा तो हमें तुरंत करना पड़ेगा ना। तो उन तमाम खर्चों को करने के बाद जिसकी आपको आवश्यकता है, यानी कि आप जो भी खर्चे कर रहे हैं, उन सभी खर्चों को करने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहे और आपकी आर्थिक जीवन अच्छे से चल सके, इसके लिए हम करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। बिना अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग किए आपकी आर्थिक जिंदगी अच्छे से नहीं चल सकती है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कमाते तो अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में आर्थिक तंगी रहती है क्योंकि वो प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते, ठीक है ना। और जो लोग कम कमाते हैं तो वो तो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिससे कि वो और भी आर्थिक तंगी में फंसते चले जाते हैं। मेरा यकीन मानिए, भले ही आप कम कमाते हैं, लेकिन यदि आप अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं ना, तो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। अब वो कैसे रहेगी वही तो मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखते रहिए। आपका इस वीडियो में दिया गया ध्यान आपकी आर्थिक जीवन को अच्छी भविष्य में बनाने में बहुत काम आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को देखते रहिए। और वैसे भी 32,000 रुपये की सैलरी कोई बहुत अधिक सैलरी तो नहीं है, ये तो बहुत कम ही है। वैसे भी हर दिन कुछ ना कुछ महंगाई मतलब बढ़ते जा रही है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है कि 32,000 रुपये की सैलरी भी कम पड़ रही है लोगों को, ठीक है ना। और देखिए, अधिकतर लोग तो भारत में मतलब 1-1.5 लाख रुपए तो नहीं कमा रहे ना। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कम कमा रहे हैं और अच्छी आर्थिक स्थिति को पाने का मतलब अपने मन में एक मनसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ समझ लिया कि इसका क्या अर्थ है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अपने पैसों से संबंधित 5 गतिविधियों पर ध्यान देना है। वो 5 गतिविधि क्या है, ध्यान से समझिए। पहली चीज है आपकी इनकम और उसके सोर्सेस, यानी कि आपके पास जो भी इनकम आ रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी कि आपकी जो इनकम आ रही है, जहाँ से आपके पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, इसके बारे में जस्ट मैं अभी बात करने वाला हूँ, बस सब बने रहिए, ठीक है ना। फिर आपको ध्यान देना है आपकी एक्सपेंसेस, यानी कि आपके क्या क्या खर्चे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप जो भी खर्चे करते हैं ना, मतलब कि आप जितना कमाते हैं और कमाने के बाद आप जितना खर्च करते हैं, उन सब को आप अपनी नोटबुक या अपनी पर्सनल डायरी में लिखा कीजिए। ऐसा करने से आप अपने पैसे के प्रति जागरूक रहेंगे। और यदि आप अपने पैसे के प्रति जागरूक रहेंगे ना, तो आप फिजूल के यानी कि फालतू के खर्चे करने से बच जाएंगे। ऐसा कई बार होता है कि आप खर्चे किए जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि कितने रुपए खर्च हो रहे हैं और आप जाने अनजाने में जरूरत से ज़्यादा ही पैसे फिजूल खर्च में खर्च कर देते हैं। ऐसा मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं खर्च कर रहा हूँ तो करते ही जा रहा हूँ और मैं ये ध्यान ही नहीं दे पा रहा हूँ कि मेरे कितने पैसे खर्च हो चुके हैं और मैं कमा कितना रहा हूँ। इसलिए आपको भी इस बात को ध्यान देना है। भले ही आप छोटे से छोटे खर्चे क्यों ना कर रहे हो, जैसे कि आप 5 रुपये भी अगर खर्च कर रहे हैं ना, तो उसे भी लिखा कीजिए अपने डायरी और नोटबुक में, ताकि आपके खर्चे के प्रति जागरूकता बनी रहे। ये बहुत ही जरूरी है। जो भी स्टेप मैं आपको इस वीडियो में फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ, यदि आप उसे फॉलो करते हैं लंबे समय तक, तो इस बात की गारंटी कि आपकी आर्थिक स्थिति भविष्य में अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रोटेक्शन, बचाव। अब ये प्रोटेक्शन बचाव क्या है, इस पे आपको ध्यान देना है। ये बहुत काम आ सकता है आपके लिए, इसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, ठीक है ना, बस बने रहिए। फिर है सेविंग, यानी कि पैसे बचाना। फिर है इन्वेस्टिंग, ठीक है ना, यानी कि पैसे को निवेश करना। अब यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टिंग को दोनों को साथ में मत जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब कि एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये दोनों को थोड़ा अलग रखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब
अब देखिए सेविंग में क्या अलग रखना है और आपका इन्वेस्टमेंट क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। बस आप ध्यान में रखिए कि आपको एक अच्छी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है: इनकम एंड इट्स सोर्सेज, एक्सपेंसेस, प्रोटेक्शन, सेविंग और इन्वेस्टिंग। ठीक है ना। अब आइए मैं आपको वो पहली चीज बताता हूं जिसे आपको माइंड में रखना है और आपको उसे प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो देखिए पहली आप क्या कीजिए कि आप अपने करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को इवैल्यूएट कीजिए, यानी कि जो भी अभी वर्तमान में जो भी आपकी आर्थिक स्थिति है उसे अच्छे से समझिए कि वो कैसी है। मेरा कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि आपकी जो इनकम है ना वो कहाँ से आ रही है। ठीक है ना। जैसे कि आपकी सैलरी से इनकम आ सकती है, फिर आपकी रेंट से इनकम आ सकती है, फिर आपको बोनस मिल सकता है, या फिर आपको डिविडेंड से इनकम आ सकती है। डिविडेंड इनकम मतलब यानी कि जो भी पैसे आपने किसी शेयर्स में स्टॉक मार्केट में निवेश किए है तो वहाँ से इनकम आती है। ठीक है ना, उसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बस वो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा तो वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो उन्हें देखकर आप डिविडेंड को और स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। ठीक है ना। फिर आपको ध्यान देना है डेट यानी कि कर्जा। देखिए कर्जा एक बहुत बड़ी रुकावट है। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त करे, वो लक्ष्य को प्राप्त करे, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति में जो आपके जो कर्जे होते हैं ना वो रुकावट डाल सकते हैं। इसलिए आपको अपने कर्जे को भी अपने नोटबुक में लिख लेना है कि आपके क्या क्या कर्जे हैं। सबसे पहले आपने अपने इनकम के सोर्सेज को अपने नोटबुक में लिख लिया कि आपकी इनकम मतलब कहाँ से आ रही है। फिर आप अपने कर्जे को, अपने डेट को भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि आपके पास क्या क्या कर्जा है। जैसे कि कोई स्टूडेंट लोन हो सकता है, ठीक है ना, कोई होम लोन हो सकता है, ठीक है ना, कोई पर्सनल लोन वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपने खुद की जरूरत को पूरा करने के लिए कोई लोन लिया है, उसको बोलते हैं पर्सनल लोन। ठीक है, या फिर आपकी कोई क्रेडिट कार्ड की लोन हो सकती है, या उसका ईएमआई चल रहा हो सकता है। ठीक है ना। तो ये सब आपको कर्जे देख लेना है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए अब बहुत से केसेस में मतलब अधिकतर लोगों के पास तो ये होम लोन नहीं रहता है। ठीक है ना, तो मैंने इसे एग्जाम्पल में जोड़ दिया है, यदि किसी के पास होगा, ठीक है ना, तो वो भी इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। फिर आपका आता है एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि आप खर्चे कहाँ करते हैं, तो उन सारे खर्चों को भी लिखिए। जो भी खर्च हो रहा, चाहे 1 रुपए भी खर्च हो रहे हैं ना, उसे भी लिखिए ताकि जागरूकता बनी रहे। ठीक है। जैसे कि खाना में खर्च होता है, फूड में, हाँ, पेट्रोल में, गाड़ी आप चलाते होंगे तो पेट्रोल लगता है ना उसमें, तो उसमें खर्च होता होगा। हाँ, फिर आपका बिजली का बिल, उसमें खर्च होता होगा। फिर आपका ये पॉकेट मनी है ना, पॉकेट मनी की वो खर्च जो आप अपने शौक के लिए करते हैं, शौक के लिए, उसको बोलते हैं पॉकेट मनी। ठीक है ना, मतलब जिसकी आवश्यकता तो नहीं है कि नहीं भी करेंगे तो चलेगा, फिर भी आप शौक के लिए जो खर्चे करते हैं ना उसे कहते हैं पॉकेट मनी। ठीक है, तो इतना कुछ ध्यान में रखने के बाद अब आपको क्या करना है, आइए इसे भी समझते हैं। अब जो चीज पे आपको ध्यान देना है इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए अब आपको बनाना है बजट। ये बजट बनाना सच में बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है, अभी आप इसको समझेंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप बजट बनाते हैं ना तो आप 2 चीजें खास करके आप अपने नोटबुक में या अपनी डायरी में लिखते हैं। वो क्या है, वो है अपनी कुल कमाई, यानी कि आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है, और आपकी कुल एक्सपेंस यानी कि आपके टोटल खर्चे कितने हो रहे हैं। यही पे तो सबसे बड़ा काम है। ठीक है ना, और बजट बना के ही आप ये देख सकते हैं कि आप कितनी बचत यानी कि आप कितनी सेविंग कर पा रहे हैं, तो आपका कितना इनकम मंथली बच रहा है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि अपने टोटल इनकम में से, यानी कि जो आपकी इस महीने जो आपकी टोटल इनकम हुई है उसमें से आपके टोटल खर्चे को माइनस कर दीजिए। तो जब भी आप टोटल इनकम को टोटल खर्चे से माइनस कर देते हैं ना, तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में आता है तब तो आप सही स्थिति में हैं, और यदि नेगेटिव में आता है तो आपकी स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपकी मंथली सैलरी है महीने की 32,000 रुपए, ठीक है, और आपके खर्चे आते हैं महीने के 40,000 रुपए, यानी कि 8,000 रुपए अधिक आ रहे हैं आपके खर्चे। तो यदि हम टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करते तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 32,000 रुपए माइनस 40,000 रुपए जो आपके खर्चे हो रहे हैं, तो आंसर आएगा माइनस 8,000 रुपए। तो ये आंसर माइनस में है यानी कि नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। और यदि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि महीने की 32,000 रुपए सैलरी होने के बाद भी आपकी कुल खर्चे यानी कि महीने के सारे खर्चे को मिलाने के बाद जो कुल खर्चे हैं वो आ रहे हैं 25,000 रुपए। तो अगर मैं 32,000 रुपए को 25,000 रुपए से माइनस करता हूं
तो आंसर आता है 7,000 रुपए, जो कि पॉजिटिव में है। इसका मतलब कि आपकी आर्थिक स्थिति सही है, पॉजिटिव में है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो, आपकी जो कुल खर्चे हैं ना, वो आपकी कुल कमाई से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी कुल खर्चे आपकी कुल कमाई से कम ही होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति में रहेंगे। और यदि अभी आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आपकी जो कुल खर्चे हैं वो आपकी कुल कमाई से ज़्यादा है, यानी कि आपकी जो सेविंग है ना वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में आ रही है, अगर ऐसा है कि आप ज़्यादा खर्च कर दे रहे हैं अपनी कमाई से, तो इससे कैसे राहत पाए? तो देखिए, इससे राहत पाने के लिए क्या होगा कि आप अपने सारे कर्जे चुका दीजिए। अधिकतर मामलों में ऐसा क्या होता है कि ज़्यादा खर्चे कुल कमाई से इसलिए भी होते हैं क्योंकि लोगों के ऊपर कर्जा होता है। उन लोगों ने पहले से कर्जे ले रखे हैं, तो कर्जे लेने के बाद उस कर्जे को चुकाना पड़ता है, और उस कर्जे को चुकाते चुकाते जो उनके खर्चे होते हैं, जो उनकी कुल खर्चे होते हैं, वो उनकी कुल कमाई से अधिक हो जाती है। तो ऐसे में क्या कीजिए, यदि आपकी स्थिति भी ऐसी है कि आपके कुल खर्चे आपकी कुल इनकम से अधिक हो रही है, तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए। आप क्या कीजिए कि अपने सारे लोन को चुका दीजिए, ठीक है ना। अपने सारे लोन को चुकाने से क्या होगा, क्योंकि इसे ही आपको अपनी सबसे पहली प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। कि आप एक लक्ष्य बनाइए कि आपको हर हाल में अपने सारे लोन को चुका देना है। अब लोन जल्दी चुकाने का क्या लाभ है? ये लाभ है कि आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। ये तो आप जानते ही होंगे कि यदि आप जितना टाइम लगाएंगे अपने लोन को चुकाने में, जितना अधिक समय लेंगे आप अपने लोन को चुकाने में, इंटरेस्ट भी उतना अधिक बढ़ते जाएगा। और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपने लोन को चुकाना लंबे समय में आपको एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने में मतलब बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। तो यदि आपकी मतलब कि जो सेविंग है वो अगर वो नेगेटिव में आ रही है, तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाइए कि हर हाल में मुझे मेरे जितने भी लोन है ना, कर्जे है ना, उससे मुझे जल्द से जल्द चुकाना है। और जल्द से जल्द चुकाने से क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा और आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। कर्ज मुक्त होना एक अच्छी आर्थिक स्थिति को पाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो पहले कर्ज मुक्त होइए, फिर आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को पाने के करीब चलते चले जाइए। अब देखिए आपको क्या करना है, समझिए मेरी बात को, ठीक है ना। जो आपकी इनकम है ना, वो हमेशा आपके खर्चे से अधिक होनी चाहिए। मेरी बात को समझिए, मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जितना भी कमा रहे हैं, तो आपके जो भी खर्चे ना, वो खर्चे आपकी कमाई से कम होनी चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति को लंबे समय तक बरकरार रखते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आप बहुत जल्द एक अच्छी आर्थिक स्थिति को पा सकते हैं, ठीक है ना। तो अपने खर्चे को हमेशा अपने इनकम से कम ही रखिए, ठीक है ना। फिर तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो है ये, इंक्रीज योर नेटवर्थ, यानी कि आपको अपनी कुल संपत्ति को बढ़ाने में भी ध्यान देना है। आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने नेटवर्थ को यानी कि अपने कुल संपत्ति को समय समय पे बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसे समझिए। आपको सबसे पहले निकालना है अपनी नेट इनकम को, ठीक है ना। और अपनी नेट इनकम को निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें से अपने सारे खर्चे को माइनस कर दीजिए। अब ये ग्रॉस इनकम क्या होता है, तो ग्रॉस इनकम का अर्थ होता है आपकी ओवरऑल इनकम, यानी कि आपके जितने भी इनकम के सोर्सेस है, जो भी स्रोत है आपके इनकम के, आपके आय के, वो सारे इनकम के सोर्सेस को जब आप जोड़ देते हैं ना, तो आपको मिलता है ग्रॉस इनकम। तो अपने ग्रॉस इनकम में से आप अपने सारे खर्चे को माइनस कर दीजिए। यदि ये पॉजिटिव में है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल सही स्थिति में है। यदि नेगेटिव में है तो फिर प्रॉब्लम की बात हो सकती है, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर आपकी नेट इनकम अगर आपको बढ़ाना है तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये काम कर सकते हैं कि आप अपनी जो ग्रॉस इनकम है ना, यानी कि हर महीने जो आपके जेब में पैसे आ रहे हैं, जो आय आ रही है, उसे आप बढ़ाइए, यानी कि अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो अपने इनकम को बढ़ाने का प्रयास आप कैसे कर सकते हैं, अपनी योग्यता बढ़ाइए। जितनी आप स्किल बढ़ाएंगे उतनी आपके जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाने में ध्यान देना है। यदि ये बढ़ेगा तो आपकी नेट इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको हैविंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम, यानी कि आपके पास एक से अधिक इनकम के सोर्सेस होने चाहिए, है ना। यदि आप केवल एक ही जगह से पैसे कमा रहे हैं, यदि आपका पैसा कमाने का जरिया केवल एक ही है ना, तो आपको आर्थिक मतलब कि आपकी जो आर्थिक स्थिति वो बुरी हो सकती है भविष्य में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान अभी से आप दीजिए कि आप मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बनाएं, यानी कि आप एक से अधिक इनकम के सोर्सेस बनाएं जिससे कि आपका ग्रॉस इनकम बढ़े, क्योंकि ग्रॉस इनकम बढ़ने से आपकी नेट इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना। और फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपने
मतलब फिजूल खर्चे को बंद कर सकते हैं। डिक्रीज योर अनवांटेड एक्सपेंसेस, यानी कि जिन खर्चे की आपको आवश्यकता नहीं है उन खर्चे को करना कम कर दीजिए और हो सके तो बंद ही कर दीजिए, क्योंकि फिजूल खर्चे भी आपके नेट इनकम को कम करता है। आपको अपने नेट इनकम को बढ़ाने पे ध्यान देना ही है, क्योंकि आप कोई बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, आप सैलरी में बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं। और जब आप कम पैसे कमा रहे हैं ना, तो यह आपके लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है कि आप अपने नेट इनकम को बढ़ाएं। और अपने नेट इनकम को बढ़ाने के लिए ये दो बातें अपने ध्यान में रखिए जो मैंने आपको अभी बताया। अपने इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएं और फिर साथ ही में अपने फिजूल के खर्चे को, जिन खर्चों की आपको आवश्यकता नहीं है उस खर्चे को कम कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये दूसरी बात बजट, और ये तीसरी बात अपनी नेटवर्क को बढ़ाना, इस पे ध्यान दीजिए। अब आइए चौथी बात की ओर बढ़ते हैं। तो चौथी चीज में आपको देखना है प्रोटेक्शन। ये बहुत ही जरूरी है, इस पे आपको ध्यान देना ही देना है। यदि आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त नहीं भी कर सकते हैं। अब ये क्या है समझिए, देखिए, भगवान करे कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद क्या होता है कि मतलब कि लोगों की स्वास्थ्य बिगड़ जाती है या फिर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर या फिर कोई एक्सीडेंट होने पर क्या होता है कि उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल के खर्चे आते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी हो गई, ठीक है ना। अब उस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत से खर्चे आएंगे, ठीक है ना। अब उन खर्चे को पूरा करने के लिए क्या हो सकता है, या तो व्यक्ति अपने सेविंग्स पे हाथ डालेगा, यानी कि उसने इतने सालों से जो पैसे बचा के रखे हैं उस पैसे को उस व्यक्ति को खर्च करना होगा अपनी इलाज के लिए, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। या तो फिर उसे अपने इन्वेस्टमेंट पे हाथ डालना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, तो अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट इस सोच के साथ करते हैं कि भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, उनकी नेटवर्थ यानी कि उनकी कुल संपत्ति बढ़े, ठीक है ना, उनके पास एक अच्छा खासा पैसा हो, ये सोचकर अधिकतर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, इसमें अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे भी बाहर निकालने पड़ सकते हैं, या फिर अपने इमरजेंसी फंड यानी कि वो खर्चे जो किसी इमरजेंसी के लिए रखे हुए थे उसे भी निकालने पड़ सकते हैं, इमरजेंसी फंड पे भी हाथ डालना पड़ सकता है, ठीक है। अगर ये भी नहीं हुआ तो मान लीजिए कि किसी के पास सेविंग भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और इमरजेंसी फंड भी नहीं है और वो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो गया है, तो उसके पास क्या रास्ता बचेगा, उधार ले लो, लोन ले लो। अब लोन लो यानी कि अपने पर एक और बोझा लो, ठीक है ना, यानी कि आप कर्ज में डूब जाओ, ठीक है ना, और फिर कर्ज चुकाओ। तो ऐसी स्थिति में जहां पे आपको अपनी सेविंग को खर्च करना पड़े, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को निकालना पड़े, अपनी इमरजेंसी फंड को मतलब कि यहाँ का पैसा निकालना पड़े, इमरजेंसी फंड का पैसा निकालना पड़े, या फिर किसी से उधार लेना पड़े, लोन लेना पड़े और फिर उसी लोन को बाद में इंटरेस्ट पे चुकाना पड़े, तो ये सब हरकत एक ऐसी हरकत है ना जो आपको एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त करने कभी नहीं देगी। समझिए कि एक बाल्टी है, हाँ, तो जब वो बाल्टी में पूरी पानी भर जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लिया है आपने, ठीक है ना। मेरी बात को समझिए कि एक बाल्टी है, ठीक है ना, जिससे मैं मान रहा हूँ कि वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है। अब उस बाल्टी में जब पूरा पानी भर जाएगा तो उसका मतलब यह है कि आपने एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लिया है, कमाल की बात है। लेकिन यदि उस बाल्टी में छेद होगा, 4-5 का छेद होगा, तो जब भी आप पानी भरेंगे ना तो पानी उस छेद से गिर जाएगा और वो बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं। और जब बाल्टी कभी भरेगा ही नहीं तो आप अच्छी आर्थिक स्थिति को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो जब आप एक अच्छी आर्थिक स्थिति को पाने के लिए बाल्टी में पानी भर रहे हैं ना, तो छेद का काम करिए ये सब, ठीक है ना। सेविंग्स में छेद हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट में छेद हो गया, इमरजेंसी फंड में छेद हो गया, तो ये सब छेद है और यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा तो हो गई आपकी पर्सनल फाइनेंस मतलब पूरी, इसकी प्लानिंग पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो कुछ भी हो ऐसा प्रयास कीजिए कि आपकी सेविंग्स कम ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको अपने पैसे बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। इमरजेंसी फंड भी सेफ रहे, हाँ, और किसी से उधार लेने की आवश्यकता तो बिल्कुल पड़े ही ना। तो ऐसा कौन सा स्थिति हो सकता है जहां पे आप इस छेद को होने ही नहीं देंगे, ऐसा कौन सा स्थिति है, वो स्थिति है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको बचा सकता है। ये वो मतलब तरीका है ना जिससे कि आप अपने सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी फंड को बचा भी सकते हैं और आपको किसी से उधार लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको बहुत ही बड़ा कवर मिलता है जिसके लिए आपको हर महीने एक छोटी सी प्रीमियम पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो देखिए
इंश्योरेंस तो बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये दो इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए। वो क्या है? टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है ना। अब इनके बारे में मैंने इन वीडियोस में डिटेल में चर्चा की है। हाँ, तो यदि आपको इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में अच्छे से समझना है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर मैं यहीं पे इंश्योरेंस के बारे में समझाने लगूँ ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो ही रहा है, ठीक है ना। तो आप इन वीडियोस को देख लीजिएगा। बस यहाँ मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ कि इंश्योरेंस में क्या होता है ना, टर्म इंश्योरेंस में, कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है, ठीक है ना, और वो अपने परिवार में केवल अकेला था कमाने के लिए, तो यदि उस व्यक्ति को कुछ हो गया, यानी कि मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उनके परिवार को एक अच्छा खासा पैसा मिल जाता है टर्म इंश्योरेंस में, जिससे कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है ना कि अगर आप सही समय पे अगर ये लेते हैं ना टर्म इंश्योरेंस, तो 1000 रुपये से भी कम प्रीमियम पर 1 करोड़ रुपए तक का भी कवर मिल जाता है, ठीक है ना। वैसे भगवान न करे कि कोई ऐसी आपत्ति, मतलब कोई ऐसी स्थिति आए, है ना, कि किसी घर में कमाने वाले इकलौते व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, ऐसी स्थिति ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन फिर भी टर्म इंश्योरेंस लेके रखना बहुत ही जरूरी है कि भगवान न करे, मतलब अगर कोई ऐसी स्थिति आ भी जाती है ना तो आपका जो परिवार है वो सेफ रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको ये भी लेके रखना है। जैसा कि किसी व्यक्ति को, मतलब मान लीजिए एक्सीडेंट ही हो गया है ना, या फिर कोई बीमारी ही आ गई जिसके लिए लाखों लाखों रुपए का खर्चा है, तो ऐसे स्थिति में यदि पैसा यहाँ से जाए ना तो ये काफ़ी बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोटेक्ट करेगा ये हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। तो जो 5-6 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो कवर कर देगी, यानी कि ये आपको बचा लेगी। यानी कि इंश्योरेंस आपके बाल्टी में छेद होने देगी ही नहीं, और आपकी पानी भरते रहेगी, और जब वो बाल्टी पूरी तरह से भर जाएगी तो आपने एक अच्छी आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर लिया है। तो बाल्टी में छेद ना हो, उस छेद को बचाने का काम करता है इंश्योरेंस। इसके बारे में डिटेल में समझने के लिए इन वीडियोस को देख लीजिए। और ये टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये आप ऑनलाइन ले सकते हैं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जाके, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बहुत ही सपोर्ट मिलता है, बहुत ही मतलब अच्छे से आप यहाँ से इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो पॉलिसी बाजार की टीम है ना वो आपको क्लेम लेने वक्त आपकी बहुत हेल्प भी करती है, ठीक है ना। वैसे तो आपका जहाँ से मन आप वहाँ से इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मतलब मानना है, ये मेरा ओपिनियन है कि पॉलिसी बाजार से अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये मेरा मानना है, अब वो आपकी मर्जी, आप कहाँ से इंश्योरेंस ले वो पूरा आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने बस आपको अपना ओपिनियन, अपनी राय मैंने आपको बता दिया कि पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस लेना अच्छा होता है, क्योंकि इनका जो टीम सपोर्ट है ना वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है आपकी इमरजेंसी फंड। इसे रखना तो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, ठीक है ना, आपकी कोई खास सेविंग भी नहीं है। चलिए, मतलब ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट करना और सेविंग करना बहुत ही ज़रूरी है। पर यदि मान लेते कि आपने नहीं किया है, तो जब आपने सेविंग नहीं की, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो आवश्यकता पड़ने पर आप क्या करेंगे? आपको और सुधार मांगना पड़ेगा। और सुधार मांगना यानी कि कर्ज में डूब जाना, ये चीज़ सही नहीं है एक अच्छी फाइनेंस प्लानिंग के लिए। ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है ना। तो आपको कोई भी इमरजेंसी स्थिति आने पर किसी से उधार मांगने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए पहले से ही अपने पास इमरजेंसी फंड रखिए। हालांकि आपको अपने इमरजेंसी फंड को खर्च नहीं करना है, ऐसा आपको प्रयास करना है कि कुछ भी हो आपका इमरजेंसी फंड का 1 रुपये भी खर्च ना हो, ऐसा आपको प्रयास करना है, ठीक है ना। और आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, सेविंग भी करना है, यानी कि जिस चीज़ से आपकी नेटवर्थ बढ़े आपको वो सब चीज़ खर्च करना है। और आपको इमरजेंसी फंड को अपना बनाना है, भले आप इसे खर्च ना करने का प्रयास करें, फिर भी बना के रखिए, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करेगा आपको। मतलब कि इमरजेंसी फंड आपके लिए ऐसी स्थिति को पैदा होने देगा ही नहीं जिसमें आपको किसी से उधार लेने की आवश्यकता पड़े। आपको कर्ज में नहीं डूबना है, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा कर्ज में डूबने से बचाएगा आपकी इमरजेंसी फंड। अब ये बात करते हैं कि आपके पास कितनी इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। तो देखिए, आप जितना भी कमाते हैं तो उसके हिसाब से आपके पास 6 महीने तक के लिए या 12 महीने तक के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, यानी कि लगभग 1 साल तक के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। देखिए, कई मामलों में ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति कहीं पे नौकरी करके कमा रहा है, यदि उसकी नौकरी चली जाती है, अब मान लीजिए ना कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो कहीं पे नौकरी करके पैसे कमा रहा है, तो दुर्भाग्यवश उसकी नौकरी चली जाती है, यानी कि उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है।
तो अगर उस व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि उसे अगले महीने से कोई सैलरी नहीं मिलेगी, यानी कि उसके जेब में इनकम का आना बंद हो जाएगा। तो जब इनकम का आना बंद हो जाए ना, तो वहाँ पे इमरजेंसी फंड काम करता है। देखिए, एक नौकरी चले जाने के बाद दूसरी नौकरी जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी मिल जाए, उसमें समय भी लग सकता है। किसी को जल्दी मिल जाता है या किसी को 1 महीने लग सकता है, किसी को 2 महीने लग सकता है, ठीक है ना। तो कितने भी महीने लगे, ठीक है ना, आपको कहीं और से पैसे उधार लेने की आवश्यकता ना पड़े अपने जीवन को चलाने के लिए, इसलिए पहले से ही अपने पास इमरजेंसी फंड रखे। यानी कि सपोज कि आप महीने का केवल 1 लाख रुपए कमाते हैं, ठीक है ना, केवल मैंने बोला 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। चलिए, तो यदि आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं तो आपके पास कम से कम या तो 6 लाख या तो 12 लाख तक का इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। उदाहरण से समझिए, यदि किसी व्यक्ति की 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, ठीक है ना, और उसकी नौकरी चली जाती है दुर्भाग्यवश, ठीक है ना, और उसे अगली नौकरी मिलने में 6 महीने का वक्त लग जाता है, 6 महीने का समय लग जाता है। तो इन 6 महीनों में वो जीने के लिए क्या करेगा? किसी से उधार लेगा? अगर उधार लेगा तो वो कर्ज में आ जाएगा, और ये कर्ज में आना एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास इमरजेंसी फंड है पहले से 12 लाख रुपए का, ठीक है ना। तो अब ये बाकी के 6 महीने जहां उसके पास नौकरी नहीं है, तो वो अपना इमरजेंसी फंड का उपयोग कर सकता है जीने के लिए, और उसकी आर्थिक स्थिति में कोई भी तंगी या कोई भी कमी नहीं आ रही है, ठीक है ना। उसके पास अपनी सेविंग भी है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, उसके पास एक अच्छी खासी नेटवर्थ भी है, ठीक है ना। तो उसे अपनी सेविंग में हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अपने इन्वेस्टमेंट पे भी हाथ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि नौकरी ना होने के बावजूद उस व्यक्ति का जो हेल्प कर रहा है वो कर रहा है ये इमरजेंसी फंड, जिसने उस व्यक्ति को उधार लेने से भी रोक दिया। तो इमरजेंसी फंड बहुत ही काम में आता है। हालांकि ये प्रयास करना है कि इसको खर्च ना किया जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, जैसे कि नौकरी चले जाने की स्थिति पर, ये इमरजेंसी फंड बहुत ही काम आता है, जिसे आपको अपने पास रखना है। एटलीस्ट जितनी भी आपकी इनकम है उसे आप गुना कर दीजिए 12 से, तो जो भी आएगा आंसर, तो उतना आपके पास इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है कि यदि आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है तो आपके इमरजेंसी फंड में 12 लाख रुपए होना ही चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरी कही गई बातों का आप अच्छे से मतलब समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब जो छठी चीज आपको ध्यान में देना है 6 नंबर पे, वो है इन्वेस्टमेंट, है ना। देखिए, इसके बारे में मैं कब से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको करना ही करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपकी नेटवर्थ को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अधिक बढ़ा सकता है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शन को मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, पीपीएफ, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों में आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कभी भी निवेश बिना सीखे बिल्कुल मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको स्टॉक मार्केट बोला तो आप डूब गए स्टॉक मार्केट में और आपने किसी भी कंपनी में बिना सोचे समझे निवेश कर दिया, नहीं। यदि आप इन्वेस्टमेंट को बिना सोचे समझे और बिना सीखे करते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट से कोई भी लाभ नहीं होने वाला। लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से लाभ तभी होता है जब आप इन्वेस्टमेंट को सीख करके करते हैं, ठीक है ना। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें निवेश करने से क्या होता है, कैसे यहाँ पे पैसे बनते हैं, कैसे यहाँ पे निवेश किया जाता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बना के रखी है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप फाइनेंशियल IQ और वो इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। आपको वहाँ पे म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, और शायद मैंने बॉन्ड्स के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। अगर आपको उसके बारे में समझना है तो आप सर्च कर सकते हैं बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट बाय IQ स्मार्ट, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और रहा बात गोल्ड, तो सोना पे निवेश करना, ये तो आपको पता ही है कि जो गोल्ड यानी कि जो उसकी सोना का जो दाम होती है ना, वो हर साल बढ़ते रहती है, ठीक है ना। तो गोल्ड में भी निवेश करने से आपको लंबे समय में एक अच्छी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, यानी कि आपको एक अच्छी आर्थिक मतलब बचाव मिल सकती है, ठीक है ना। फिर PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है ना। तो ये सरकारी स्कीम है निवेश करने की, ठीक है ना, जहाँ पे लगभग 8-9% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। तो ये वो इन्वेस्टमेंट टूल है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जब भी आप कहीं पर भी निवेश कीजिए तो अच्छे से सीख कर समझ कर ही निवेश कीजिए। हाँ, और स्टॉक मार्केट में तुरंत निवेश करने मत चल जाइएगा। हाँ, ये बात सच है कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में सबसे अधिक रिटर्न मिलता है, लेकिन वो तभी मिलता है जब आप स्टॉक मार्केट को सीख के करते हैं। आपको स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न मिलेगा ये पूर्णतः आपके काबिलियत पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। और यदि आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का समय नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी निवेश करने से लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी पूंजी, एक अच्छी खासी कैपिटल यानी कि मतलब बन ही जाती है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत सीख लीजिएगा,
जिसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है IQ स्मार्ट पे, ठीक है ना। आप बस इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक मार्केट वाली प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है, ठीक है ना। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो मैं मतलब ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड में क्या होता है कि डायरेक्टली आपकी कंपनी भारत की टॉप कंपनीज में लगती है, और भारत की टॉप कंपनीज में क्या होता है, रिस्क बहुत ही कम होता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में यानी कि भारत की जो टॉप कंपनीज है ना, वहाँ पे अपने पैसे डालने में, यानी कि जैसे कि सेंसेक्स निफ्टी में, तो इंडेक्स फंड के थ्रू आपके पैसे सेंसेक्स और निफ्टी में जाते हैं जहाँ पे भारत की टॉप कंपनीज लिस्टेड है। तो इंडेक्स फंड के जरिए भारत की टॉप कंपनीज में निवेश करने से लॉन्ग टर्म में ना एवरेज पर ईयर 15% के आसपास तो रिटर्न मिल जाता है। तो यदि मैं इस हिसाब से बात करूं कि आपको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पे 15% का एवरेज रिटर्न मिल रहा है, तो यदि आप SIP करते हैं ना, SIP, हाँ, तो यदि आप 1000 रुपये की पर मंथ की SIP करते हैं लगभग 25 सालों तक, तो 25 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। और यदि आप 2000 रुपये की मंथली SIP करते हैं इंडेक्स फंड में, जहां आपको प्रति वर्ष 15% का रिटर्न मिलेगा, तो 25 सालों तक 2000 रुपये की मंथली SIP करते करते आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। और यदि आप 5000 रुपये की मंथली SIP करते हैं तो 25 साल के बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी इतनी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से अमाउंट हर महीने SIP के थ्रू निवेश करने से लंबे समय में कितना बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, और इतना बड़ा अमाउंट तो आपके आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही अच्छा है। यह आपको आर्थिक स्थिति से हमेशा अच्छा रखेगा, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमेशा अच्छी रहेगी। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा नियम समझा दे रहा हूँ कि यदि आपको अपने पैसे को सही से मैनेज करना है तो आप ये 50, समझिए यहाँ पे देखिए, तो आप ये 50-30-20 रूल का पालन कर सकते हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में बात किया इसके बारे में। देखिए 50 का मतलब होता है ना कि आपकी जितनी भी इनकम है ना, उसका 50% आपके बेसिक नीड्स में जाना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी बुनियादी ज़रूरत है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रूम का रेंट, अपने बच्चों की मतलब कि एजुकेशन की जो फीस लगती है वो, है ना, यानी कि जो भी खर्चे जिन्हें करके आपके लिए जीवित रहना संभव हो पा रहा है, तो उन खर्चों को बोलते हैं बेसिक नीड। तो उसमें आपका केवल 50% ही जाएगा, ठीक है ना। 30% आपकी इनकम में से जाएगा उस जगह पे जो वांट्स एंड डिजायर्स है, यानी कि ऐसे खर्चे जिन्हें करना बहुत जरूरी तो नहीं है जीने के लिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं अपने शौक को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास पहले से कपड़े हैं, फिर भी कोई नए कपड़े ले लिए, या फिर कहीं अपने शौक के लिए घूमने के लिए चले गए। हाँ, हमारे पास पहले से गाड़ी है या फिर कोई और गाड़ी ले ली, यानी कि जो खर्चे बस हम अपने शौक को, अपने एक इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं ना, उसको बोलते हैं मतलब वांट्स एंड डिजायर्स। जैसे कि मूवी देखना जाना, ठीक है ना, तो वहाँ पर बस आपका 30% कम जाएगा और 20% आपका जाएगा इनकम आपकी इमरजेंसी फंड को बनाने के लिए, ठीक है ना, इंश्योरेंस में प्रीमियम देने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो यदि आपकी इनकम कम है तो आप 50-30-20 का पालन कीजिए। और यदि आपकी इनकम बढ़ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपकी इनकम, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि यदि आपकी इनकम केवल 20,000 रुपये है, तो 20,000 में से 10,000 रुपये ही जाएगी आपकी बेसिक नीड में, ठीक है ना। और 20,000 का 30% कितना होता है, 6,000 रुपये। तो ये 6,000 रुपये जाएगी आपकी वांट्स एंड डिजायर्स में, और 20% कितना होता है 20,000 का, 4,000 रुपये। तो ये 4,000 रुपये जाएंगे आपके सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड में। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी इनकम मान लीजिए सौभाग्यवश 20,000 से बढ़कर चली गई 1.5 लाख रुपए पे, 1.50 लाख पर करीब आपकी इनकम चली जाती है, तो आप इसको बदल दीजिए और आप 40-20-40 कर लीजिए, यानी कि 40% बेसिक नीड्स अपने, मतलब 20% आपका रहेगा वांट्स एंड डिजायर्स और 40% रहेगा आपका इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो मैंने अभी तक आपको जितना भी कुछ बताया है, यदि आप उसका पालन अच्छे से करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी। आइए मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज भी कर देता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इवैल्यूएट करनी है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। फिर आपको बजट बनाना है, उसमें से जो कर्ज है ना, कर्ज वो आपको सबसे पहले चुका देना है, क्योंकि जितनी जल्दी आप कर्ज मुक्त होंगे ना, उतना जल्दी आप अपनी एक आर्थिक स्थिति की ओर अच्छे से चलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले कर्ज मुक्त होने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। फिर अपने
नेट इनकम को बढ़ाइए। और नेट इनकम को बढ़ाने के लिए अपने इनकम को बढ़ाइए, यानी कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाइए, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि अपने इनकम के सोर्सेस को बढ़ाइए। या फिर आप अपने फिजूल के खर्चे कम भी कर सकते हैं। अगर आप अपने फिजूल के खर्चे कम करेंगे तो वैसे भी आपका नेट इनकम बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर आपको इंश्योरेंस लेना है। वैसे तो बहुत प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको अपने लिए टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये तो आपको लेके रखना ही है। इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में समझने के लिए इन वीडियोस को देख लीजिए, ठीक है ना। फिर आपको इमरजेंसी फंड बना के रखना है, और इमरजेंसी फंड बनाने के बाद आपको इन्वेस्टिंग भी करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस बात की गारंटी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा अच्छी रहेगी। तो इसे हम कहेंगे प्रॉपरली पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग, जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपना ओपिनियन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।